भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो कई बड़े नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है, एक ऐसे नेता का जिन्हें शायद हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नायक की, जिनकी कहानी हिम्मत, जिद और कुर्बानी की एक जबरदस्त मिसाल है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आग है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक नारे से ही हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था। एक ऐसा वादा जिसने लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश की आग लगा दी और जो उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। तो ये नारा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी सोच, उनके पूरे जीवन का सार था। ये ऐलान था एक ऐसे रास्ते का जो उस वक्त के आज़ादी के आंदोलन के तौर तरीकों से, कह सकते हैं, बिल्कुल हटकर था। एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रास्ता। पर सवाल यह है कि कोई इस क्रांतिकारी रास्ते पर चलता क्यों है? इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती जीवन में झांकते हैं, जहां एक नौजवान ने एक बड़े मकसद के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को लात मारने का फैसला किया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की कहानी किसी आम इंसान की कहानी नहीं है। उनकी शुरुआत ही बहुत असाधारण थी। 23 जनवरी 1897 को कटक में एक बहुत ही पढ़े लिखे और माने हुए बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक हुई। मतलब दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, कामयाबी पाने के सारे रास्ते उनके लिए खुले थे। पर बचपन से ही उनके अंदर अनुशासन, जबरदस्त इंटेलिजेंस और देश के लिए जो प्यार था ना, वो आग उन्हें किसी और ही रास्ते पर ले जाने वाली थी। और फिर आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। सोचिए, कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी की, फिर उस जमाने की सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस, वो भी ऊंची रैंक से पास कर ली। ये वो नौकरी थी जो उन्हें पावर, पैसा, रुतबा सब कुछ दे सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उससे ठुकरा दिया। जी हां, ठुकरा दिया। अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी करने की जगह उन्होंने अपने देश भारत की सेवा करने का फैसला किया। बस यही एक फैसला उनके हिम्मत और उनके इरादों को साफ साफ दिखाता है। और इसी फैसले ने उनकी जिंदगी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बस भारत लौटते ही बोस सीधे आज़ादी की लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। ये वो दौर था जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और यहीं से शुरू हुआ उनके विचारों का टकराव पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। कांग्रेस में आते ही वो एक तूफान की तरह उभरे, एक ऐसा जोशीला नौजवान नेता जो अपनी बात कहने से डरता नहीं था। उनका अंदाज बिल्कुल साफ था, साहसी, बेबाक और निडर। वो कांग्रेस की उस नई पीढ़ी की आवाज थे जो अब इंतजार नहीं करना चाहती थी, जो आजादी के लिए सीधी और तेज कार्यवाही की मांग कर रही थी। और उनका कद पार्टी ने बहुत तेजी से बढ़ा। 1920 के दशक में वो कांग्रेस में शामिल हुए और देखते ही देखते बड़े नेता बन गए। 1938 में तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए गए। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनके जो गर्म विचार थे वो पार्टी के पुराने बड़े नेताओं से मेल नहीं खा रहे थे। टकराव बढ़ता गया। हालत ये हुई कि 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी विचारों का ये मतभेद इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो आखिर ये टकराव था किस बात का? असल में ये दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी, जिनका लक्ष्य था फौरी, बिना किसी शर्त के पूरी आज़ादी, और तरीका सीधी, मजबूत कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ थी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप, जो मानती थी कि आज़ादी धीरे धीरे बातचीत से मिलेगी। तो ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये तो आज़ादी के मतलब को लेकर ही एक बुनियादी असहमति थी। और यही वजह बनी कि उनके रास्ते अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस की कहानी एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा नाटकीय मोड़ लेती है। अब हम उनकी जिंदगी के उस सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजाद कराने की एक जबरदस्त कोशिश की। और इस कोशिश का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज। उन्होंने इसी फौज की कमान संभाली। ये कोई आम सेना नहीं थी। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से बनाया गया था। इसमें कौन थे? इसमें थे भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले हजारों आम हिंदुस्तानी। और इन सबका मकसद सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी। जब बोस ने आईएनए की कमान संभाली ना, तो उन्होंने सेना की काया ही पलट दी।
उन्होंने इसे सिर्फ लीड नहीं किया, बल्कि इसमें एक नई जान फूंक दी, एक नई ताकत, नया अनुशासन और एक बिल्कुल साफ मकसद दिया। उनके आने से हजारों सैनिकों में एक ऐसा जोश भर गया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। और बात सिर्फ सेना बनाने तक नहीं रुकी। उन्होंने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर विदेश में ही आज़ाद भारत की एक अस्थायी सरकार बना डाली, जिसे आज़ाद हिंद सरकार का नाम दिया गया। कमाल की बात तो ये है कि इस सरकार को उस वक्त कई देशों ने मान्यता भी दी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था, एक प्रतीक था कि हिंदुस्तान अब अपना शासन खुद चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आईएनए के अभियानों का असर क्या हुआ? देखिए, अगर हम सिर्फ जंग के मैदान की बात करें तो इम्फाल और कोहिमा में उन्हें सैन्य सफलता नहीं मिली, पर आईएनए का असली असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। मनोवैज्ञानिक तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसकी वजह से पूरे देश में लोगों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ और अंग्रेजों पर जो राजनीतिक दबाव बना वो तो बेमिसाल था। और इस मनोवैज्ञानिक जीत का सबसे बड़ा सबूत वो थे युद्ध के बाद दिल्ली के लाल किले में आईएनए के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे। इन मुकदमों ने तो जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। जब पूरा देश, हर एक हिंदुस्तानी उन सैनिकों के समर्थन में खड़ा हो गया, तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब उनका राज ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। उनका कंट्रोल बुरी तरह से कमजोर पड़ गया था। तो सवाल फिर वही है कि जंग के मैदान में जीत ना मिलने के बाद भी बोस का असर इतना गहरा और इतना स्थायी क्यों था? चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। उनके निधन से जुड़े रहस्य को देखते हैं और उससे भी जरूरी ये समझते हैं कि वो देश के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ गए। अगस्त 1945 में एक खबर आती है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। कथित तौर पर क्योंकि उनकी मौत आज भी हमारे इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जिस पर आज भी बहस होती है। लेकिन उनकी मौत के रहस्य से भी कहीं बड़ी उनकी विरासत है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। बोस ने हिंदुस्तानियों में हिम्मत और खुद पर यकीन करने का एक नया जज्बा पैदा किया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो धर्म और जाति की दीवारों से ऊपर उठकर एक हो। उन्होंने हमें अनुशासन सिखाया, त्याग का मतलब समझाया और राष्ट्रीय पहचान का असली मूल्य बताया। और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें ये सिखाया कि अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना हमेशा सही होता है। तो आखिर में सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अपने यकीन, अपने विश्वास पर टिके रहने की असली कीमत क्या होती है। बोस ने अपनी पूरी जिंदगी से इस सवाल का जवाब दिया और वो हमारे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी और हमेशा हिम्मत और देशभक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी।